जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक नए सेशन के बारे में। ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो घर में रहकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है पढ़ाई पर खर्च करने के लिए। वो बहुत अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहिए। और इसके साथ ही वो स्टूडेंट जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि हम घर से रह करके अपने मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से घर बैठे ही एग्जाम की तैयारी कर सकें। एग्जाम यूपीएससी, सीएससी, इसके अलावा और भी ऐसे कई एग्जाम जिनमें इस सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। फिलहाल हमारा मेन फोकस होगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उसके प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, उसके मेंस को ध्यान में रखते हुए ही। इसलिए हम तैयारी के हिसाब से ही आपको सभी नॉलेज, आपको सभी इंफॉर्मेशन देंगे। कोशिश होगी कि आपको आपकी भाषा में और बेहतरीन तरीके से समझाया जाए। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ये है यूपीएससी का सेशन। इसमें प्रीलिम्स और मेंस, इन दोनों ही बातों को ध्यान में रख करके फिर आपको सभी जानकारी दी जाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा। इस सेशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत, जो काफी इंटरेस्टिंग होता है और आसान भाषा में आपको समझ भी आएगा और आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे सभी स्टूडेंट जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही आप जो भी अपना रिस्पॉन्स करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग और भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और उसके साथ आप भी डेली कोशिश यही करें कि क्लास को अटेंड करें। हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले मॉडर्न इंडिया को 20-25 दिनों में खत्म किया जाए, अच्छे से समझाकर, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाकर। बीच में किसी भी वजह से कोई दिक्कत आती है तो हो सकता है कि ये दिन बढ़ जाए, 20 के बजाय हो सकता है 30 दिन हो जाए, लेकिन आपको मॉडर्न इंडिया डिटेल में हर एक चैप्टर और एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखकर। आज हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है भारत में पुर्तगालियों का आगमन। भारत में पुर्तगालियों का आगमन किस तरीके से हुआ, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट हैं, ये सभी चीजें आपको बताई जाएंगी एक कहानी के तौर पर, जो आपको याद भी रहे और एग्जाम बेस पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी रहे। ऐसा नहीं है कि केवल समझ में आ जाए, वो चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। और उसके साथ ही एग्जाम में क्या आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए ही सारी चीजें पढ़नी है। काफी खुशी हो रही है कि आप सभी तक ये सारे नॉलेज को पहुंचाया जा रहा है और उसके साथ ही आप सभी घर में बैठ करके तैयारी कर पाएंगे। आप सभी का साथ होगा तो ऐसे ही हम आगे के सेशन को जारी रख सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है भारत में पुर्तगालियों का आगमन। और पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, इनके बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही है, चाहे अपने बुजुर्गों के माध्यम से, किताबों में, बचपन में जब आप किताबें पढ़े होंगे, सोशल साइंस पढ़े होंगे, वहां पर भी आपको ये मिला ही होगा। आज पढ़ रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए और इसके साथ ही एक ऐसा नागरिक होने के लिए भी जो अपने इतिहास को जाने रहे। देखिए, हमारे यहाँ व्यापार के उद्देश्य से कई सारी कंपनियां आई। किसके उद्देश्य से? व्यापार के उद्देश्य से। और ये सभी कंपनियां यूरोपीय कंपनियां थी और इन यूरोपीय कंपनियों में पहली कंपनी जो थी वो थी पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद और भी कई अलग अलग कंपनियां आती हैं, उनमें है डच, अंग्रेज, डेनिश और उसके साथ फ्रांसीसी। ये इसी क्रम से आए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए। लेकिन जो डच की कंपनी थी और अंग्रेज की कंपनी थी, तो यहाँ पर अंग्रेज की कंपनी डच की कंपनी से पहले स्थापित होती है। ये यहाँ पर एक खास पॉइंट है। उसके अलावा सब अपने अपने क्रम से ही चलते। इसी चीज को दोबारा देखते हैं कि यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। ठीक है, अब आप सभी ने वास्को डी गामा का नाम तो सुना होगा। ये एक पुर्तगाली व्यापारी था। तो देखो, जो पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा था, ये समुद्र के मार्ग से क्या करता है, भारत पहुंचता है। कब पहुंचता है? 1498 में पहुंचता है। और भारत के किस कोने में पहुंचता है? तो भारत का पश्चिमी तट है। इस पश्चिमी तट में एक बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह, वहां पर पहुंचता है। जब ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है तो वहां का जो शासक था जमोरिन, जमोरिन एक उपाधि है, वहां के शासक को यह उपाधि दी गई थी। तो जो जमोरिन शासक थे वो उन्होंने उनका स्वागत किया। मैप में देख सकते हैं कालीकट कहां पर है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इधर पश्चिमी तट है भारत का और यहां पर यह है कालीकट।
तो कालीकट पर यहाँ पर वास्को डी गामा पहुंचता है। वास्को डी गामा आया, समुद्र के माध्यम से इस बंदरगाह पर पहुंचा और यहीं पर जमोरिन शासक इसके स्वागत करते हैं। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत एवं यूरोप के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। नया युग तो बदला ही बदला, किस तरीके से बदला ये आगे समझते हैं। लेकिन हाँ, भारत और यूरोप इन दोनों के मध्य ये चीज जरूर स्टार्ट हो गई कि अच्छा, भारत में ऐसा भी है, यहाँ पर व्यापार किया जा सकता है, क्या क्या चीजें हैं जिनको हम अपने देश ले जा सकते हैं। भारत के लोग जाने कि अच्छा, यूरोप नाम का भी कोई देश है, फिर उसके बाद ये भी जाने कि यूरोप में क्या क्या चीजें होती हैं। ये सब कुछ यहां से पता चलता है। अब यहाँ पर वास्को डी गामा क्या करता है, वो भारत आया और गया, और आने जाने में जितना खर्चा हुआ उसको ध्यान में रखते हुए वास्को डी गामा क्या करता है कि यहाँ से कई सारी चीजें जैसे कि मसाला है, इनको लेके चला जाता है, यूरोप में जाता है और वहां पर बेचता है और उससे 60 गुना धन कमाता है। मतलब जितना आने जाने में खर्च किया उसका 60 गुना वो वहां पर जाकर के फिर कमा लेता है। मतलब उसका आना व्यर्थ नहीं जाता है, बल्कि 60 गुना उसे फायदा होता है। अब लोग जब यहाँ पर देखते हैं, यूरोप में जाहिर सी बात है कोई आदमी कोई ऐसी चीज लेकर के आता है जिससे उसे 60 गुना फायदा होता है, तो लालच भरी निगाहों से तो देखेगा ही कि भाई ये ऐसी चीज कहाँ से लाया हुआ है। बाकी सब लोग भी देखते हैं और सोचते हैं कि ये जो चीजें लेके आया हुआ है, हमें भी वहां पर जाना है, इसको लेकर के आना है, हम भी कमाना चाहते हैं। ऐसा होता भी है। और फिर उसके बाद भारत में दूसरा पुर्तगाली जो पहुंचता है वो है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये 1500 में आता है, 1500 ईस्वी में। इसके बाद 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आता है। ये ध्यान रखना है, पहले आया 1498 में, दूसरी बार आता है 1502 में। अब यहाँ पर 1502 में वास्को डी गामा पहुंचा, उसके बाद 1503 तक इनके मन में कई सारी चीजें बदल चुकी होती हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि एक पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं भारत में, और इसकी स्थापना 1503 में की जाती है और कोचीन में की जाती है। कोचीन कहाँ है, ये मैप में देखिए, कोचीन है, यही पश्चिमी तट पर ये कोचीन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से आप समझ पाएंगे। मैप इसलिए बताया जाता है ताकि आपके दिमाग में इंडिया का मैप बने, इंडिया का कौन सा कोना है या कौन सा कोना का वो एरिया है जहां पर इस नाम का जगह है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1503 में कोचीन में इसकी स्थापना कर दी गई। तो यहाँ पर याद रखना है, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कोचीन में की गई। अब इसके बाद पुर्तगाल के प्रथम वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत पहुंचता है 1505 में। इससे भी क्वेश्चन बनता है, ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत पहुंचा, तो इसे जो पुर्तगाली सरकार थी उसने निर्देश दिया था कि तुम्हें क्या क्या काम करना है। पहले से ही सब कुछ बता के भेजा हुआ है कि तुम्हें जाना है भारत में और वहां पर दुर्गों का निर्माण करना है। और केवल दुर्ग का निर्माण नहीं करना है, तुम्हारा उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि वहां जो हिंद महासागर है, उस हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों का कंट्रोल होना चाहिए, उन्हीं का नियंत्रण होना चाहिए, उसी पर तुमको काम करना है। अब यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या सोचता है, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। इसका दिमाग किस तरीके से चलता है, उसका दिमाग चलता है कि पुर्तगाल की जो सरकार है आदेश दी हुई है कि भारत जाना है, दुर्ग का निर्माण करना है ताकि उसकी अपनी सुरक्षा हो सके जो पुर्तगाली पहुंचे हुए हैं, और इसके अलावा हिंद महासागर के व्यापार पर भी कंट्रोल करना है। दिमाग लगाता है और उसके बाद उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए या पूरा करने के लिए वो क्या करता है, नीले या शांत जल की नीति बनाता है। नीले या शांत जल की नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। तो ये पॉलिसी बनाता है और इसी को फॉलो करता है। अब इसके बाद 1509 में भारत में एक अगला पुर्तगाली वायसराय आता है। पहला आया है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1509 में दूसरा आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भारत में आता है और इसका काम क्या होता है ये भी ध्यान देना है। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये 1509 में आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम है इसका। ये पुर्तगाली वायसराय के रूप में आता है और ये दूसरा पुर्तगाली वायसराय होता है और पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी होता है। ये क्या करता है, इसने क्या किया कि कोचीन को अपना मुख्यालय बना लिया। इसके बाद अल्बुकर्क इस पर भी ध्यान देता है कि 1510 तक गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लेता है और उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। अब यहाँ पर पुर्तगालियों का जो क्षेत्र है वो बढ़ गया।
अब यहाँ पर ये जो गोवा को छीन लिया है, इसका आगे भी भविष्य है, उस पर भी बात करेंगे हम कि ये पुर्तगाली इस गोवा को छीनकर क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो अल्बुकर्क है, इसने क्या किया, जितने भी पुर्तगाली पुरुष थे भारत में जो थे, उनको क्या कहा कि पुर्तगालियों की आबादी बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पे इतने में काम नहीं चलेगा। और आबादी बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भारतीय स्त्रियां थी उनसे शादी करने के लिए कह दिया। और शादी करने के लिए उसने ऐसा लाभ दिया कि देखो पुर्तगाली पुरुषों, तुम लोग क्या करो कि मेन है कि भारतीय स्त्रियों से शादी करो। शादी करोगे तो जाहिर सी बात है घर चलाने के लिए तुम्हें कुछ काम भी चाहिए होगा। तो अगर तुम्हें कोई और काम नहीं मिलता है तो हम तुम्हें काम देंगे। कुछ को दुकान रखने का काम दे दिया जाता है, कुछ को जूते रखने के काम दे दिए जाते हैं, कई अलग अलग काम दे दिए जाते हैं जिससे उनका घर का गुजारा चल जाए। अब इसके बाद अगला जो पुर्तगाली आता है उसका नाम होता है नीनो डी कुन्हा। इसका प्रमुख काम या मेन काम क्या होता है कि गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी के रूप में परिवर्तित करना। हमने पहले बात किया अल्बुकर्क आया था। अल्बुकर्क ने क्या किया कि गोवा को छीना। अब यहाँ पर गोवा को छीन लिया था उसने, गोवा रह गया। अगला पुर्तगाली आया, उसने गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बना दिया। अब बात करते हैं व्यापार को लेकर के। जो पुर्तगाली थे वो एशियाई देशों से व्यापार भी करते थे। अब व्यापार करने के लिए इन्होंने क्या किया, भारत में एक बंदरगाह था नागपट्टनम बंदरगाह। एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए ये इसी बंदरगाह का यूज करते थे। नागपट्टनम बंदरगाह कहाँ है ये भी ध्यान दे लें। तो यहाँ पर जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के आसपास ही इसी एरिया में नागपट्टनम बंदरगाह है। तो ये ध्यान रखना है, आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए। इमेज में यहाँ ध्यान दे सकते हैं, यहाँ कालीकट है, यहाँ कोचीन है और यहाँ है नागपट्टनम बंदरगाह। यहीं से पुर्तगाली व्यापारी क्या करते थे, एशियाई देशों के साथ, जितना भी एशियाई देश रहे, इन एशियाई देशों के साथ व्यापार करने लगे। इसके अलावा मसूलीपट्टनम और पुलिकट शहरों से लोग क्या करते थे, जो वस्तुएं थी उनको इकट्ठा करते थे और फिर उनका निर्यात किया जाता था। निर्यात एशियाई देशों को किया जाता था और इसके अलावा यूरोप में ले जाकर के भी इसका निर्यात किया जाता था, मतलब कि बेचा जाता था। अब इसके साथ ही जो पुर्तगाली थी उस टाइम पर जब ये लोग बंदरगाह का यूज कर रहे थे तो ये देखा इन्होंने, वैसे तो भारत में कई सारे बंदरगाह हैं, लेकिन जो चटगांव बंदरगाह है ये बंगाल में है। तो चटगांव बंदरगाह है ये एक महान बंदरगाह है या बाकी सबसे अच्छा है, इस वजह से इसे महान बंदरगाह की संज्ञा देते हैं। अब ध्यान देते हैं मसूलीपट्टनम और पुलिकट शहर ये कहाँ पे है। तो ये रहा मैप, भारत के किस कोने पर मसूलीपट्टनम है और पुलिकट है ये ध्यान दें, इससे इमेज बनता रहेगा दिमाग पर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, पुर्तगाली सरकार ने क्या किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ये आदेश दिया था कि तुम्हें वहां हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण रखना है, पुर्तगालियों का नियंत्रण होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आगे चलकर के पुर्तगालियों का हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण हो भी जाता है। पुर्तगाली क्या करते हैं, हिंद महासागर में जो भी चीजें आयात निर्यात की जाती है वहां पर अपना एक अधिकार रख लेते हैं, मतलब कि इनके अलावा किसी और का वहां पर अधिकार नहीं होगा। जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो सभी पर कर लेते हैं। और यहाँ पर कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति का यूज करते हैं, उसे लागू कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि हिंद महासागर का प्रयोग करने वाले प्रत्येक जहाज को शुल्क अदा करना होता है। मतलब क्या है, हिंद महासागर है, अब हिंद महासागर में जितने भी सामान को इंपोर्ट किया जाएगा एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से गए और इंपोर्ट कर दिए एक्सपोर्ट कर दिए, आदेश दिया काम हो गया, ऐसा नहीं होगा। जब ये पुर्तगाली आ गए हिंद महासागर के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा लिए, उसके बाद कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति जब लागू कर देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि अब कोई भी शासक हिंद महासागर के माध्यम से जब भी व्यापार करेगा, आयात निर्यात करेगा, तो उसे क्या करना होगा, पुर्तगालियों के पास जाना होगा और पुर्तगालियों से यहाँ पर अनुमति लेनी होगी और उसके साथ ही उसके बदले पैसे देने होंगे। वहां जो भी वो लोग फीस रख दिए हैं वो फीस देंगे, उसके बाद जाकर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा। और जो भी जहाज ऐसा नहीं करता था, मान लो कि कोई शासक नहीं मानता है, वो नहीं चाहता है कि मैं पे करूं, वो ये भी नहीं चाहता है कि मुझे इनसे पूछना पड़े, तो ऐसे लोगों को क्या होता था, परमिट नहीं मिलता था और वो लोग क्या करते थे, गोला बारूद और काली मिर्च इनका व्यापार नहीं करने देते थे।
और जाहिर सी बात है उस टाइम पर गोला बारूद की जरूरत थी, क्योंकि युद्ध में इन सब चीजों की जरूरत तो रहती ही रहती थी। अब इसके अलावा हम ध्यान देते हैं कि भारत में तंबाकू की जो खेती होती है, अभी जहाज निर्माण होता है, पहले भी होता था, लेकिन जब पुर्तगाली आए थे उस टाइम पर ये नहीं होता था। पुर्तगाली जब आए तो उन्होंने तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, इनकी शुरुआत कर दी। ये सब पुर्तगालियों के आने के बाद ही शुरू हुआ है। पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया, उसकी स्थापना की। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक क्रम से सुने हुए हैं, कहानी समझ में आ गई होगी। एक दो बार अच्छे से देखेंगे तो आपको चीजें लगभग पूरी याद हो जाएंगी। अपने पास इस लिंक को रखे रहें या वीडियो को बार बार जब भी टाइम मिले आप देख लें।